मैडम बधाई, बहुत जबरदस्त। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सदन में जो 75वें वर्ष पर संविधान की बहस शुरू हुई है, जहां सत्ता पक्ष से माननीय रक्षा मंत्री जी उन्होंने अपनी बात रखी। अभी अभी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले लाखों लाख लोग जो भारत देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस संविधान को देने का काम किया। मैं उनको याद करने के साथ साथ जो आज 13 तारीख जिस दिन हम आप सदन में बैठे हैं, एक ऐसी घटना घटी थी, अगर उस समय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ के साथ, बहादुरी और साहस के साथ अगर उन आतंकवादियों को मुकाबला न किया होता तो हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो उस समय सदन में थे, न जाने क्या परिस्थिति बनती। मैं उन बहादुर जिनकी जान गई उनका याद करता हूं, वहीं श्रद्धांजलि भी देता हूं। मैं इस संविधान की चर्चा पे जहां खड़ा हुआ हूं, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। ये देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमज़ोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है और जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं
डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी, वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय, हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है। कहां पर था, कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। तो हमारी आज 75 साल बाद सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। क्या लद्दाख की वो फिंगर्स जहां पर हम पहले थे, क्या हमारी फौज वहीं खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर आप रिजांगला मेमोरियल जानते होंगे, तो लद्दाख की वो सीमाएं जो हमारे देश के अंदर थी, क्या हमारी सीमा वहां तक है कि नहीं है? आज नहीं है। ये देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो। लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म सम्मान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावना में अध्यक्ष महोदय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहें तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे।
सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम बेच दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सूची जारी करें, और अगर ये बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की ओर प्रोफेसर्स की एक, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मंत्री जी अगर ये सूची जारी कर दें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, सब बात साफ हो जाएगी। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा।